गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और ट्रांसलेशन करने का स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर लिखा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है कॉन्टिन्यू से, और कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। अर्थात जब कोई कार्य जारी रहता है तो हमारा काम होता है कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम पहचान की करते हैं कि आखिर इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो इस टेंस की पहचान की बात करें तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहचान क्या कह रही है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ये इस टेंस की पहचान हो गई। पहचान के बाद इस टेंस में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये पहचान आपकी इम्परफेक्ट में भी होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इम्परफेक्ट या प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंस को जान लेना है। क्यों? क्योंकि पहचान दोनों टेंसेस की एक ही होती है। तो जब एक होती है तो यहां पर हमें यह ध्यान देना है, यहां जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट यह कहता है, ध्यान देंगे कि जब कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में भी जारी रहता है, किंतु कार्य के जारी रहने का या कार्य के जारी होने का समय अवश्य दिया रहता है।
यहां से हमें डिफरेंस मिल जाएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर क्या है। तो पहचान तो दोनों की एक है, दोनों की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। लेकिन अंतर यहां पर यह बताया गया कि यहां पर आपका क्या है, कार्य के जारी होने का समय अवश्य दिया रहता है। यदि उस वाक्य में समय नहीं दिया तब आप ट्रांसलेशन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करेंगे, और यदि समय दिया है तब आप ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होता है और वह वर्तमान में भी जारी रहता है, किंतु उस कार्य के जारी होने का समय दिया रहता है, तो उसका ट्रांसलेशन हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो यहां पर हमने पहचान देख लिया, पहचान के बाद नोट पॉइंट देख लिया। अब यहां पर जो है ध्यान देंगे कि यहां पर क्या कह रहा है, समय। जब समय कह रहा है तो समय जो ट्रांसलेशन में होते वो दो तरह से होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो हमें यह ध्यान देना है कि वाक्य में जो समय आया होगा वह समय या तो निश्चित होगा या तो अनिश्चित होगा। तो वहां पर हमें कुछ जो है प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद टाइम लिखना पड़ता है। तो ध्यान देंगे कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पर हम ये देख लें कि जब निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा समय निश्चित होता है और कौन सा समय अनिश्चित होता है, यानी किसके साथ हमें सिंस लगाना है और किसके साथ हमें फार लगाना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा समय निश्चित होता है और कौन सा समय अनिश्चित। यदि आपका समय निश्चित होगा, निश्चित समय, तब आप उस समय से पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। यदि मान लीजिए कि आपका समय अनिश्चित है, अनिश्चित समय, तो उस अनिश्चित समय से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। अब हमें यह देख लेना है कि समय निश्चित होगा तो हम सिंस लगाएंगे और समय अनिश्चित होगा तो फार लगाएंगे। तो निश्चित समय कौन कौन से होते हैं और अनिश्चित समय कौन कौन से होते हैं। तो निश्चित समय में जरा देख लेते हैं, आपको कहीं पर बजे दिख जाए, जैसे कहते हैं 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से, तो वहां पर क्या किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। मान लीजिए कहीं पर आपको घंटा मिल जाए, अर्थात 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, फार का। इसी प्रकार जैसे आपको दिनों के नाम दिख जाए, दिनों के नाम, तो दिनों के नाम से पहले आप सिंस का प्रयोग लिखेंगे। लेकिन यदि आपको कहीं पर दिन दिख जाए, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तब आप फार का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जैसे आपको मंथ नेम दिख जाए, अर्थात महीनों के नाम, महीनों के नाम दिखेगा तो उससे पहले सिंस लगाएंगे। मान लीजिए आपको केवल माह दिख गया, जैसे 1 माह 2 माह 3 माह या 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तब आप फार लगाएंगे। इसी प्रकार जैसे आपको सत्र दिख जाए, जैसे इस समय कौन सा सत्र चल रहा है, 2020, इसके पहले 2019, उसके पहले 2018, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, सिंस। लेकिन कहीं पर आपको वर्ष दिख जाए या फिर आपको साल दिख जाए, तब उसके पहले क्या लगाएंगे, फार। इसके बाद जैसे आपको सप्ताह दिख जाए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तब क्या लगाएंगे, तो फार लगाएंगे। इसके बाद अगर कहीं पर आपको चाइल्डहुड दिख जाए तो उससे पहले सिंस लगाते हैं। कहीं पर आपको जो है बर्थ दिख जाए तो उससे पहले सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कुछ जो है
टाइम है, जैसे ये टाइम निश्चित हैं और ये टाइम क्या है, अनिश्चित हैं। निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसी प्रकार आपको मिल जाए दिन के अंगों के नाम। अब भाई दिन के अंग कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं? जैसे आपको सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात हो गया, ठीक है, या फिर एस्टरडे हो गया। तो एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल है, तो जस्ट बीता हुआ है, इसलिए उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कुछ समय हैं जो हमारे निश्चित हैं और ये कुछ समय हैं जो हमारे अनिश्चित हैं। निश्चित समय से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, ये टाइम चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, ये टाइम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब, अर्थात इन टाइम को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात इनसे पहले मतलब जो है हमें सिंस या फॉर लगाना है और ये रखे कहाँ जाएंगे, अदर वर्ड में। ये हो गया। तो यहाँ पर हमको जो है हिंट्स मिल गया कि हमारा कौन सा समय निश्चित होता है, कौन सा समय अनिश्चित होता है, निश्चित समय से पहले क्या लगाना है, अनिश्चित समय से पहले क्या लगाना है। पहचान देख लिया, नोट पॉइंट देख लिया कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, समय दिया होता है। फिर हमने देखा कि समय हमारा दो तरह से डिनोट किया जाता है, या तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा या फिर आपका सर्टेन ऑफ टाइम होगा, या कह ले पॉइंट ऑफ टाइम होगा या फिर आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय होता है और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं एंड पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यहां देखने के बाद अब हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए सेंटेंस का कि हम जो ट्रांसलेशन करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि जब हम कभी ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम निगेटिव बनाते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव यदि आ गया तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में कुछ नहीं रखा हुआ है। बस हमें यह ध्यान देना है कि ये जो नाट होता है यह नाट निगेटिव वर्ड है, और जब हम नाट का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। और यदि टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है तो हमें नाट बनाने में कोई समस्या या निगेटिव बनाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नाट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब जब हम नाट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपका डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, इसी प्रकार इज एम आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब होती है, इसी प्रकार हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव दिया है, सकारात्मक रूप में दिया है, उसका हमें निगेटिव बनाना है, तो ऐसी स्थिति में हम नाट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देते हैं और सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाता है। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको जो है अफर्मेटिव रूल्स पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो भी नियम हम फॉलो करते हैं वो एक जनरल रूल होता है और जनरल रूल सिर्फ अफर्मेटिव फॉलो करता है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले सेंटेंस हमारा कौन सा आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में आपको पिछले वीडियोज में बताया गया कि आखिर अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद अभी इस समय हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज होती है या फिर क्या होती है होती है। उसके बाद यहां पर आप पढ़ रहे हैं कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो हैज हैव के बाद आपको क्या लगाना होगा, बीन लगाना होगा, और बीन के बाद आपको लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां पर ये हुआ। उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ये आपका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पर देखिए, कहीं पर हैज आया तो कहीं पर हैव आया, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में होता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है, जहां पर एक की बात हो जाए वो सिंगुलर होता है, जहां पर एक से अधिक की बात हो जाए वो प्लूरल होता है। तो इस तरह से यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ गया है, अब हम कोई सा भी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आसानी से बन जाएगा यहां पर इसके माध्यम से कि हम जो है एक एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रूल्स उस सेंटेंस में अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, मोहन
2 घंटे से सो रहा है। मोहन 2 घंटे से सो रहा है। तो कौन? मोहन। यहां पर हमने क्या कर दिया? मोहन। मोहन है कितना? 1। हम क्या लगा देंगे? हैश। हैश के बाद क्या लगाएंगे? बीन। बीन के बाद क्या कर रहा है? सो रहा है। सोना की क्या होती है? स्लीप। स्लीप में लगाना क्या है? आईएनजी। तो क्या बन जाएगा? स्लीपिंग। मोहन हैज बीन स्लीपिंग। मोहन सो रहा है। कब से सो रहा है? 2 घंटे से। और ये जो से शब्द लिखा है, इसी से शब्द का मतलब होता है सीन्स या फार। तो से की मीनिंग क्या होती है? सीन्स होती है या फिर क्या होती है? फार। तो अब हमें टाइम यानी पहले सीन्स या फार लगा के तब टाइम रखना है। और यहां पर क्या दिया है? घंटा। और घंटा क्या है? निश्चित की अनिश्चित। तो अभी आपने देखा इंडेक्स एक बनाई गई थी कि वहां पर जो घंटा होता है वो अनिश्चित होता है। तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर्स। इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, बन जाएगा। अब यहीं पर जरा हम निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो अफर्मेटिव से ही निगेटिव बनता है। इसी सेंटेंस का हम निगेटिव बना के देखते हैं। तो यहां पर जैसे कह दिया जाए, मोहन 2 घंटे से नहीं सो रहा है। अब यहां पर आपका निगेटिव आ गया, नॉट लग गया। ट्रांसलेशन करने के लिए अभी बताया गया कि जब सेंटेंस का हम निगेटिव बनाते हैं तो हमें मैक्सिमम नॉट का प्रयोग करना होता है। और नॉट का प्रयोग हम करते कहां हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो चलिए यहां पर देखते हैं। आपका मोहन वही हो जाएगा, उसके बाद हैज लग जाएगा, हैज के बाद नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद बीन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम देखें तो पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हमें डिफरेंस किसका मिल रहा है? नॉट का। और मैंने कहा कि यदि अफर्मेटिव आपको आ जाए तो निगेटिव बनाने में कोई समस्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नॉट का प्रयोग हम कहां करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे आपको बताया गया कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड किसकी तरह कार्य करती हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब कब कार्य करती हैं? जब उनके बाद कोई मेन वर्ब आ जाता है तब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती हैं। अब मान लीजिए यहीं से हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इसी सेंटेंस के माध्यम से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते क्या है? जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को हम उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रख देते हैं। तो वही हमारा क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक फर्स्ट टाइप होता है और दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है वह फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहलाता है। और जिसका प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होता है, प्रश्नवाचक शब्द से होता है, वह इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहलाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे? हैज लिख लेंगे या फिर क्या लिख लेंगे? हैव। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? बीन। और बीन के बाद आप क्या लिखेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चाहे फोर्थ फॉर्म कह लीजिए और चाहे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह लीजिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंबल है और वाक्य के अंत में इस सिंबल को अवश्य ही रखना चाहिए। अब जैसे इसी सेंटेंस को देख लिया जाए, कह दिया जाए, क्या मोहन 2 घंटे से सो रहा है? क्या मोहन 2 घंटे से सो रहा है? अब शुरू में जब किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया हो तो उसका ट्रांसलेशन हमेशा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में करते हैं। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में करने का मतलब यह हुआ कि उस टेंस यानी उस सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होना चाहिए। सब्जेक्ट में यहां देखें तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। मोहन सिंगुलर की तरह है, कार्य कर रहा है, इसलिए शुरू में क्या लगा देंगे? हैज। उसके बाद क्या लगा देंगे? बीन। और बीन के बाद क्या लगा देंगे? स्लीपिंग। उसके बाद लिख देंगे फॉर 2 आवर्स।
यहाँ पर हमने अफर्मेटिव देखा, निगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा। हमने किया क्या? कुछ नहीं, पूरा ट्रांसलेशन एक जैसे है। निगेटिव बनाया तो हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले रखना है। कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यदि पता हो गया तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाने में कोई समस्या नहीं होती है। और सेकेंड टाइप बनाने के लिए, सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसका ट्रांसलेशन करने के लिए बस हमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी होती है, और क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखने के बाद हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं। हमारा ट्रांसलेशन आसानी से हो जाता है। जैसे यहां पर और देख सकते हैं एक दो ट्रांसलेशन, जैसे कह दिया जाए, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ा रहा हूं। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ा रहा हूं। ये ट्रांसलेशन हुआ। अब इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो कौन? मैं पढ़ा रहा हूं। कब से? सोमवार से। टाइम भी दिया है, तो कहने का मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। यहां पर आई हैव बीन, पढ़ाना की टीच होती है, टीच में ING लगा देंगे, टीचिंग बन जाएगा। क्या पढ़ा रहा हूं? यह पुस्तक। क्या बन जाएगा? दिस बुक। अब कब से पढ़ा रहा हूं? सोमवार से की अंग्रेजी या तो सिंस होती है या तो क्या होती है? फार होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब यहां पर सोमवार आपका निश्चित है कि अनिश्चित? तो सोमवार देखा जाए तो दिन का नाम है, और दिन का नाम क्या होता है? निश्चित होता है। इसलिए यहां से की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? सिंस, और उसके बाद सोमवार की क्या लिख देंगे? मंडे। सिंस मंडे। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। कह दिया जाए इसी का निगेटिव बनाना है, तो जब इसका निगेटिव बनाना है तो आपको करना क्या है? हैव के बाद नॉट लगा देना है, निगेटिव बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आई हैव नॉट बीन टीचिंग दिस बुक सिंस मंडे। कह दिया जाए कि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देना है, तो आपका क्या बन जाएगा? हैव आई बीन टीचिंग, हैव आई बीन टीचिंग दिस बुक सिंस मंडे। ये बन गया। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर पता जब चल जाए अफर्मेटिव का, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में कोई समस्या नहीं होती है। समस्या थोड़ी सी उत्पन्न होती है तो वो होती है सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आखिर समस्या उत्पन्न क्यों होती है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि जब कभी हम सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव की या सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव की बात करते हैं तो वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और जैसे ही हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के निगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के बनता नहीं है, और उस समय हम टेंस नहीं पहचान पाते, जान नहीं पाते कि आखिर यह हमारा किस टेंस में जा रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, और वहीं पर हम जो है प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट हो जाती है और हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो पूरी तरह से फॉल्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दो टेंसेस पर विशेष ध्यान देना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, और आपके एग्जाम में यहीं से ज्यादा पूछा जाता है सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। चाहे आपका नरेशन आता हो, चाहे आपका वॉइस आता हो, चाहे आपके ट्रांसलेशन आते हो, मैक्सिमम सिंपल प्रेजेंट को टच करता है। तो सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट पर विशेष फोकस कीजिए। इस तरह से ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। जरा यहीं पर हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप हम कैसे बनाते हैं।
तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का ट्रांसलेशन करने के लिए हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम सेंटेंस की पहचान को देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड खोज लेते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या होती है उसको रख देते हैं, और रखने के बाद हम करते क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं, हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे कह दिया जाए 2 घंटे से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहली बात तो रहे हैं, पहचान मिल गई, 2 घंटे से समय मिल गया, कहने का मतलब हमारा ट्रांसलेशन कहाँ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पर कितने लगा है तो कितने की अंग्रेजी होती है हाउ मेनी। हाउ मेनी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, अतः इसके बाद हमेशा प्लूरल नंबर का नाउन आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब हमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स के बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं, विद्यार्थी। कहने का मतलब ये जो विद्यार्थी शब्द है यह जो है हाउ मेनी के एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, तो इसके बाद नाउन आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में हाउ मेनी के कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में स्टूडेंट्स रखा हुआ है, लेकिन यह कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ मुख्यतः कार्य किसका करता है, सब्जेक्ट का। तो अंग्रेजी में आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपकी अंग्रेजी है ये अपवादों से भरी हुई है, और यदि आप अपवादों को जान लें तो फिर आप अंग्रेजी के मास्टर हो जाएंगे। मेन आपको क्या ध्यान देना है, इंग्लिश के एक्सेप्शन, बिकॉज इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शनल इवेंट्स। सो टू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो यहां पर हमने देखा कि जब सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट बन गया और हाउ मेनी, तो कुछ समय के लिए अब हम हाउ मेनी को छोड़ दें तो स्टूडेंट्स बना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी क्वेश्चन यानी कोई क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई ऐसा शब्द आ जाए जो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो फिर उसका ट्रांसलेशन भाव के अनुसार या तो अफर्मेटिव रूल्स को फॉलो करता है या तो निगेटिव रूल्स को फॉलो करता है, इंट्रोगेटिव में कभी नहीं जाता है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग। अब वेट आपका ऐसा कंजक्शन है कि वेट और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन फॉर आता है, वेटिंग फॉर मी। कब से, 2 घंटे से। अब बताया गया से की अंग्रेजी क्या होती है, सिंस या फॉर। अब यहां पर घंटे दिया है, अनिश्चित है, तो यहां पर क्या लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स। तो ये जो सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में है, लेकिन एक्सेप्शनल है, अपवादिक है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस से बचिए। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, तुम 1 घंटे से कहाँ घूम रहे थे, नहीं सॉरी, घूम रहे हो। तुम 1 घंटे से कहाँ घूम रहे हो। अब इसका ट्रांसलेशन करना है, तो देखिए कहाँ मिल गया, कहाँ आपका प्रश्नवाचक शब्द है, शुरू में क्या लिख देंगे, वेयर। अब जब ये प्रश्नवाचक शब्द है, अब ये ना तो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ना इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में कोई ऐसा शब्द आया है जो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन कहाँ होगा, इंट्रोगेटिव सेकंड में। इंट्रोगेटिव सेकंड इंट्रोगेटिव फर्स्ट को फॉलो करता है। बस ध्यान ये देना कि क्वेश्चन वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, अपने आप ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो वेयर, कौन, तुम ये जो है इसकी अंग्रेजी यू होती है, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह कार्य करता है, लेकिन इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। और अभी आपको बताया गया कि हैव किसकी तरह कार्य करता है, प्लूरल की तरह। वेयर हैव यू बीन, घूमना की रोम होती है, तो रोम में क्या लगा देंगे, ING। वेयर हैव यू बीन रोमिंग, कब से,
1 घंटे से असे की अंग्रेजी सीन या फार होती है। अब यहाँ पर घंटा लिखा हुआ तो मतलब क्या है, अनिश्चित है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, फॉर, उसके बाद 1 की एन और घंटा की आवर, फॉर एन आवर। ये आपका सेकेंड टाइप में बन गया। तो इस तरह से ये टेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ट्रांसलेशन तो ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन ये जो सीन्स और फार है ये आपके प्रीपोजिशन में पूछ लिया जाता है कि कहाँ हम सीन्स लगाएंगे और कहाँ फार लगाएंगे। तो यदि इस टेंस को आप पूरी तरह से यानी क्लोजली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ हम सीन्स लगाएं और कहाँ फार लगाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।